ओपन टेक्निक लेप्रोस्कोपी या फिर हम रोबोटिक की बात करें तो रोबोटिक हैज़ ए हाई सक्सेस रेट कंपेयर टू एनी अदर कन्वेंशनल प्रोसीजर टू करेक्ट दीज कॉम्प्लेक्स। वो टाइम चला गया जब हम कहते थे कि जितना बड़ा कट उतना बड़ा सर्जन। आज वो टाइम चला गया है। आज ज़माना सिर्फ़ और सिर्फ मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का है और वही जस्टिस है शायद। इम्पॉर्टेंट है कि आपने जैसे कहा कि कशर पे वन कि पलो सुवो अत सत पत सुवो मशीन से परफेक्शन। आज जो मशीन है इसका ज़्यादा परफेक्शन भी है और सक्सेस रेट। जी बिल्कुल, उसका रीज़न ये है कि जब हम रोबोटिक्स की बात करते हैं तो देखिए ये तो एक मशीन है, देयर इज़ ए मैन बिहाइंड द मशीन। हमेशा सर्जरी जो है वो सर्जन ही कर साइंस के द्वारा ये बोलते हैं कि इसको पेल्वी यूरेटर जंक्शन यानी कि किडनी की जो ट्यूब है वहाँ से ब्लॉक है और यूरिन नहीं आता है तो उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए। तो अगर हम आज के टाइम अगर आप यूरोलॉजी की बात करें वहीं पे आपको एज ए यूरोलॉजिस्ट नॉट लेस देन 500 प्रोसीजर्स जो हैं वो लाइफ भर प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को शाहिद इमरान का सलाम पहुँचे। दोस्तों, आपकी सेहत का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। आपकी सेहत के बारे में जानकारी आपको देना वो भी हमारा फ़र्ज़ है। और आज के प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है कश्मीर के उस सपूत को, कश्मीर के उस तारे को जिन्होंने खासकर रोबोटिक सर्जरी में पूरी दुनिया में नाम कमाया है और पूरी दुनिया में इस वक्त एक मुमताज़ और मारूफ शख्सियत डॉक्टर शफीक अहमद हमारे प्रोग्राम में आज मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, आपने मुझे रुजू किया, मैं आपका बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, हमारी खुशकिस्मती है ख़ासकर हमारे उन देखने वाले नाजरीन के लिए जो लाखों में इस वक्त आपको देख रहे हैं। यूरोलॉजी में आप जब हम बात करते हैं ख़ासकर जम्मू कश्मीर की नहीं बल्कि पूरे मुल्क की, तो डॉक्टर शफीक अहमद का नाम सर फहरिस्त है। आपको मुबारक हमारी तरफ से। और BLK मैक्स के आप डायरेक्टर भी हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूरोलॉजी एज स्पेशलाइजेशन। क्या होता है ये यूरोलॉजी में स्पेशलिटी? व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? शायद साहब मैं आपको बताऊं कि जब हम सर्जरी की बात करें तो सबसे वाइड जो फील्ड माना जाता है वो शायद यूरोलॉजी माना जाता है। जब हम सर्जरी की बात करते हैं एज ए सर्जन मैं इस चीज़ से बिलीव करता हूँ कि सबसे वास्ट जो बॉडी के पार्ट्स को टच होता है एज ए सर्जन वो यूरोलॉजिस्ट टच करता है। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर हम यूरोलॉजी एज ए सब स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी की बात करें तो इतना वास्ट फील्ड किसी भी और सब स्पेशलिटी में नहीं होगा। से फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम यूरोलॉजी में प्रैक्टिस करते हैं, एक सब स्पेशलिटी में एंडो यूरोलॉजी है जिसमें स्टोन डिजीज़ आते हैं, प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स आते हैं, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स आते हैं। दूसरा सब स्पेशलिटी जैसे कैंसर सर्जरीज़ हैं यानी कि यूरो ऑन्कोलॉजी है। जो भी जेनाइटो यूरिनरी सर्जरीज़ के कैंसर्स हैं जैसे किडनी कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, ब्लैडर कैंसर है, टेस्टिकुलर कैंसर है, ये यूरो ऑन्कोलॉजी की सब स्पेशलिटी में आते हैं। इसके अलावा एक पीडियाट्रिक यूरोलॉजी है जो कि जो भी बच्चों की कंजेनाइटल एनॉमलीज़ हैं, बच्चों के रिलेटेड जो पैदाशी तौर पे जो उनको एनॉमलीज़ या फिर वो ठीक ढंग से अगर बॉडी नहीं बनती है वो भी सब स्पेशलिटी यूरोलॉजी की आती हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट आप देखें कि किडनी ट्रांसप्लांट एक अपने आप में ही एक सब स्पेशलिटी है, अपने आप में ही एक बहुत बड़ी साइंस है कि जो अंडर यूरोलॉजी के बैनर के नीचे प्रैक्टिस की जाती है। तो आप मानते हैं कि ये सबसे बड़ा सेंसिटिव एक सब्जेक्ट है खासकर जब हम यूरोलॉजी की बात करते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक उदाहरण के तौर पे या एक एग्जांपल के तौर पे बोलूँगा कि हमें किसी को ये नहीं कहता कि कोई दूसरा ब्रांच जो है वो कम है, लेकिन अगर हम किसी भी स्पेशलिटी की बात करें तो आपको पूरी लाइफ में शायद बीइंग ए न्यूरोसर्जन, बीइंग ए कार्डियक सर्जन, बीइंग ए वेस्कुलर सर्जन शायद 10 या 15 प्रोसीजर टोटल शायद प्रैक्टिस करने होते हैं। लेकिन अगर आप यूरोलॉजी की बात करें वहीं पे आपको एज ए यूरोलॉजिस्ट नॉट लेस देन 500 प्रोसीजर्स जो हैं वो लाइफ भर प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। तो इसको अगर हम देखें कंपेयर टू अदर स्पेशलिटीज़, ऑफ कोर्स यूरोलॉजी इज़ वे वाइड सब्जेक्ट एंड वे डिफ़िकल्ट टू मास्टर एज वेल, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम
ऑल द प्रोसीजर जो भी आजकल यूरोलॉजी में प्रैक्टिस होते हैं दे आर मशीनरी डिपेंडेंट। तो इसीलिए इन चीज़ों को मास्टर करना और इतने वाइड फील्ड पे एक मास्टरी हासिल करना भी बिल्कुल मुझे लगता है कि कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द ब्रांचेस इट्स ऑफ कोर्स इट्स ए बिट डिफ़िकल्ट, ऑफ कोर्स इट इज़ वाइड एज वेल। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि यूरोलॉजी एक फास्ट और वाइड सब्जेक्ट है, तो इसी में रोबोटिक्स आता है बीच में। तो यू बीइंग सबसे पहले आपको मुबारक हमारी तरफ से, पूरा कश्मीर आपको सलाम करता है कि आप हमारे इस सरजमीन के बेटे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया है। दोस्तों, ये हमारी शान है, ये हमारी पहचान है। डॉक्टर शफीक साहब, एक बार फिर आपको हमारी तरफ से मुबारक। ये बता दीजिए कि रोबोटिक सर्जरी तो किस तरह से आपके जहन में आया, नहीं मैं दुनिया में अब नाम कमाऊंगा तो रोबोटिक सर्जन के तौर? जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि यूरोलॉजी एज ए स्पेशलिटी अगर आपको आजकल के टाइम से वर्ल्ड स्टैंडर्ड को अचीव करना है तो शायद आप इन टेक्नोलॉजी से पीछे नहीं रह सकते। आजकल के टाइम में अगर मैं ये बैठ के कहूँ कि मैं प्रोस्टेट कैंसर के मरीज़ को एक ओपन सर्जरी करूँगा तो शायद वो उस पेशेंट के साथ एक नाइंसाफ़ी होगी। तो इसीलिए जो रोबोटिक्स का जो मेरे ज़हन में था आज से 10 साल पहले, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो फर्स्ट रोबोट इंस्टॉल हुआ था वो 2007 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में इंस्टॉल हुआ जी। तो उसके बाद में शायद मैं जो एक तरह से लकी रहा कि जिस कॉर्पोरेट के अंदर मैं काम कर रहा था एट दैट टाइम पर्टिकुलर टाइम फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर, तो 2013 में शायद मुझे मौका मिल गया कि मैं रोबोट्स के साथ में इंट्रोडक्शन हुआ। आपको मैं ये भी बताऊं कि शायद उस वक्त मैं ट्रांसप्लांट के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस दिल्ली में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिख रही थी कि अगर आज से 10 साल बाद हमको अपने मरीज़ के साथ में जस्टिस करना है तो मुझे आज ही ये जॉब को छोड़ के कॉर्पोरेट के अंदर जाना होगा जहाँ पे मुझे इस मशीन पे बैठने का मौका मिलेगा जो कि रोबोटिक सर्जरी हमको आगे आने वाले समय में पेशेंट्स को ये बेनिफिट देने के लिए। जी, मैंने उसी वक्त ये शायद मेरे जहन में ज़रूर आ रहा था कि आज से 10 साल बाद में कोई भी पेशेंट अपने आप को ओपन नहीं करवाना चाहेगा, वो ज़रूर चाहेगा कि उसकी जो सर्जरी है वो हाईली एडवांस रोबोटिक टेक्नोलॉजी से हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, हमारा जो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है उसकी शुरुआत लेप्रोस्कोपी से हुई। 1985 में पहला लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी हुआ था जर्मनी के अंदर, और 1992 आते आते अराउंड 80% जो गॉल ब्लैडर सर्जरीज थी वो लेप्रोस्कोपी से होने लगी थ्रू आउट द वर्ल्ड। और आज के टाइम में आप किसी को ये नहीं कह सकते कि मैं आपका गॉल ब्लैडर सर्जरी ओपन करके कर लूँगा। तो इसी तरह से आने वाले और 20 साल या 25 साल मुझे नहीं लगता कि पूरी वर्ल्ड में कोई भी मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के अलावा सर्जरी करवाएगा। तो वो टाइम जहां हम बोलते थे हम जम्मू कश्मीर में पीछे आओगे यहाँ पे अभी भी वही कॉन्सेप्ट है। मुझे बहुत उम्मीद है कि शायद हमारे JNK गवर्नमेंट शायद इस बारे में ज़रूर सोच रही होगी। मुझे उम्मीद है क्योंकि अगर आज हिंदुस्तान की बात करें तो शायद जम्मू कश्मीर और हिमाचल का जो स्टेट्स हैं उनके अलावा हर स्टेट के अंदर कोई ना कोई रोबोट जो है इस वक्त अवेलेबल है और इंस्टॉल्ड है। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं है हम मतलब है कि हमारे जम्मू कश्मीर में कोई नहीं है। जी नहीं, हमारे जम्मू कश्मीर में अभी कोई भी रोबोट नहीं है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि शायद मैं वाहिद एक अकेला सर्जन हूं JNK से जो एक्टिव रोबोटिक सर्जन्स हूं इस वक्त। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर जो है वो सिर्फ रोबोटिक सर्जरी का है। वो टाइम चला गया जब हम कहते थे कि जितना बड़ा कट उतना बड़ा सर्जन। आज वो टाइम चला गया है। आज ज़माना सिर्फ़ और सिर्फ मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का है और वही जस्टिस है शायद पेशेंट के साथ में। डॉक्टर साहब, चूँकि हम बात कर रहे हैं रोबोटिक सर्जरी की, तो प्रोसीजर्स क्या क्या हैं? व्हाट आर द प्रोसीजर्स जो हम कर सकते हैं रोबोटिक सर्जरी? देखिए, इस वक्त तो मेरे ख्याल से हर एक स्पेशलिटी में रोबोटिक का एप्लीकेशन हो रहा है, चाहे वो कार्डियक सर्जरी हो, थोरेसिक सर्जरी हो, एब्डोमिनल सर्जरी हो, यहाँ तक कि लीवर ट्रांसप्लांट तक जो है वो रोबोटिक के ज़रिए हो रहा है। लेकिन मैं अपनी स्पेशलिटी की बात करूँगा। जो यूरोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो रोबोटिक्स ने दिया है वो दिया है कैंसर सर्जरीज़ में। चाहे हम किडनी कैंसर की बात करें, ब्लैडर कैंसर की बात करें,
एंड अबोव ऑल सबसे टॉप पे अगर मैं कोई चीज़ बोलना चाहूँगा तो प्रोस्टेट कैंसर की बात करूँ, क्योंकि जो साइंस के अंदर, जो सर्जिकल प्रोसीजर्स के अंदर जब रोबोट्स का यूज़ हुआ था यूएस के अंदर पहली बार 1980s लेट में, तो उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ रोबोट को पेल्विक सर्जरीज़ के लिए यूज़ किया गया था, जिसमें प्रोस्टेट सर्जरी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर माना जाता है। उसके अलावा जो यूरोलॉजी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज़ होती हैं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बोलूँगा, एक एग्जांपल के तौर पे, कि जो से फॉर एग्जांपल कोई बच्चा पैदा होता है और उनकी किडनी के अंदर ब्लॉकेज है, जिसको हम लोग साइंस के द्वारा ये बोलते हैं कि इसको पेल्वी यूरेटिक जंक्शन, यानी कि किडनी की जो ट्यूब है वहाँ से ब्लॉक है और यूरिन नहीं आता है, तो उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए। तो अगर हम आज के टाइम में बात करें ओपन टेक्निक, लेप्रोस्कोपी या फिर हम रोबोटिक की बात करें, तो रोबोटिक हैज़ ए हाई सक्सेस रेट कंपेयर टू एनी अदर कन्वेंशनल प्रोसीजर टू करेक्ट दीज कॉम्प्लेक्स एनॉमलीज इन चिल्ड्रन। मतलब ये है कि ये जो मशीन है इसका ज़्यादा परफेक्शन भी है और सक्सेस रेट भी। जी बिल्कुल, उसका रीज़न ये है कि जब हम रोबोटिक्स की बात करते हैं तो देखिए ये तो एक मशीन है, देयर इज़ ए मैन बिहाइंड द मशीन। हमेशा सर्जरी जो है वो सर्जन ही करता है, लेकिन वो सर्जन के हाथों को जो परफेक्शन देता है वो रोबोट देता है। उसका रीज़न ये है कि अगर हम लोग ह्यूमन आई को देखें तो ह्यूमन आई से जो रोबोट की मैग्नीफिकेशन 10 टाइम ज़्यादा हो जाती है। जो भी सर्जन के हाथ के ट्रेमर्स होते हैं या फिर उसकी इनएक्यूरेसी होती है, उसको वो फ़िल्टर करता है रोबोट। और जो इंडोरेस्टिक टेक्नोलॉजी है जिसके चलते हुए जो सर्जरी के दौरान जो सूचरिंग है, यानी कि जो हम लोग टाँके लगाते हैं, वो आप बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा कि अगर सपोज़ हम एक कपड़े को सिलते हैं हाथ से और वही कपड़े को हम मशीन से सिलते हैं, आप ये उदाहरण बिल्कुल ले लीजिए रोबोटिक सर्जरी का और एक हैंड सीवन का। सेम तरीके से रोबोट जो है वो हमारी सर्जरी को इतना एक्यूरेट और प्रिसाइज बनाता है। बिल्कुल जी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपने जैसे कहा कि कशर पे वन बह कि अख पलो सुवो अथ सत पत सुवो मशीन सत, परफेक्शन आज ज़्यादा मशीन। दैट इज़ वेरी ट्रू। ये तो खैर देखिए ये एक सर्जन पर्सपेक्टिव से है। पेशेंट पर्सपेक्टिव से हम लोग क्या चीज़ है जो हम ये कहते हैं कि रोबोटिक सर्जरी जो है वो वे बेटर है कंपेयर टू द कन्वेंशनल और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे आर रिजिड इंस्ट्रूमेंट्स। 4 तरह की मोशन सिर्फ उसमें पॉसिबल है, या आप अप करेंगे, डाउन करेंगे, राइट करेंगे, लेफ़्ट करेंगे। लेकिन जो रोबोट है उसका इंडोरेस्ट के हिसाब से 360 डिग्री रोटेट होता है। कैमरे की मैग्नीफिकेशन 10 टाइम है आपकी, तो आप छोटी छोटी कैविटीज़ में जाके आराम से जो बॉडी टिश्यूज़ हैं उनको विदाउट कोलैटरल डैमेज किए हुए बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करके जो आपको बचाना है उसको बचाएंगे और जो आपको निकालना है उसको निकालेंगे। तो पेशेंट पर्सपेक्टिव से ये सेफ़ है, क्विकर है, स्कारलेस है और डैमेज जो है वो नहीं होता। ओवरऑल पेशेंट सेटिस्फेक्शन जो आपका रोबोटिक सर्जरीज हैं उनमें वे बेटर है कंपेयर टू द कन्वेंशनल सर्जरी, वेदर इट इज़ लेप्रोस्कोपी या फिर ओपन सर्जरी। जी तो डॉक्टर साहब ये भी चूँकि आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात करें या बाकी जो कन्वेंशनल सर्जरीज हैं उनकी बात करें, तो एडवांटेज की अगर हम बात करें तो रोबोटिक सर्जरी अगर कोई करना चाहे तो क्यों करना चाहिए, एडवांटेज क्या है? एक आम इंसान को आप किस तरह से समझाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो एक आम शहरी है जिसका ताल्लुक कुपवारा से है, कुलगाम से है, बारामूला से है, श्रीनगर से है, अगर वो किडनी रिलेटेड या यूरोलॉजी रिलेटेड जो प्रोसीजर उसका होगा रोबोटिक से करना चाहिए, क्या क्या एडवांटेज है? देखिए मैंने जैसे कहा कि मशीन का हम 2 तरीके से जब भी कोई एप्लीकेशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी या फिर ट्रीटमेंट में, तो उसमें 2 आस्पेक्ट देखे जाते हैं। पहला आस्पेक्ट कि आपका सर्जन पर्सपेक्टिव या डॉक्टर पर्सपेक्टिव क्या है, क्या चीज़ है जो कि एज ए हेल्थ केयर पर्सन आप किसी चीज़ को डिलीवर करने में आपके लिए सबसे ज़्यादा आसानी क्या होती है। वो बिना किसी कंपटीशन के मुझे लगता है कि रोबोटिक जो हैं वो सर्जन्स को एक मुश्किल काम को आसान करके दे देते हैं। अब इसी को अगर हम लोग पेशेंट में ट्रांसलेट करें तो पेशेंट का फ़ायदा क्या है। जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास में कोई भी अगर मरीज़ आता है तो सबसे पहले उसका सवाल होता है कि डॉक्टर साहब ये सर्जरी जो है ये कितना सक्सेसफुल रहेगा मेरे लिए।
तो ऑब्वियसली वो मेरे मुंह से हमेशा यही सुनना चाहेगा या किसी भी डॉक्टर के मुंह से कि उसका सर्जरी जो है वो 100% एक्यूरेट होगा, सक्सेसफुल होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ अगर हम कोई अचीव करना चाहें तो वो मशीन के ज़रिए से ही वो टास्क को आसान बनाया जा सकता है और उससे हमारे को कामयाबी जो है वो ज़्यादा मिल सकती है। सेकंड जो चीज़ है वो हमेशा आप देखें कि एक इसको साइकोलॉजी बोलिए या इसको कुछ भी बोलिए, जो हम हमेशा देखते हैं कि पेशेंट हमसे पूछता है सर्जरी के बाद में, पहला सवाल कि पेशेंट बिल्कुल सक्सेस हो गया सर्जरी, सेकंड होता है डॉक्टर साहब कितने टांके आए। जी, तो अगर हम ये बोलेंगे कि मैंने आपको 20 टांके दे दिए और उसके कंपैरिजन में हम बोलेंगे कि हमने आपको मिनिमली इन्वेजिव सिर्फ एक स्टिच से आपका सर्जरी कर दिया, तो आप खुद सोचिए शायद साहब कि डेफिनेटली ज़हनी लिहाज से एक पेशेंट सेटिस्फेक्शन जो होती है वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम लोग एक साइंटिफिक बेसिस पे जाएं तो जो भी पेशेंट मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी होती है, से फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ द गॉल ब्लैडर सर्जरी। एक टाइम था जब गॉल ब्लैडर सर्जरी के लिए हम लोग 20 इंच का इंसिजन देते थे, 20 सेंटीमीटर का सॉरी, और आज वही 3 होल से सर्जरी हो जाती हैं। पेशेंट अगर सुबह हॉस्पिटल जाता है तो मेजॉरिटी ऑफ द सेंटर में शायद वो शाम को घर चला जाता है। जी, तो सेम वे अगर सपोज़ मुझे एक प्रोस्टेट सर्जरी करनी है तो मेरा मरीज़ जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर घर चला जाएगा। आप देखिए कि उसका पेशेंट सेटिस्फेक्शन कितना होगा व्हेन उसका इज इट सो डॉक्टर साहब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोस्टेट रिलेटेड अगर प्रोसीजर होगा तो विद इन 24 आवर्स वो घर पे हो। जी बिल्कुल, और यहाँ तक कि ये तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, अगर आप यूएस में देखें तो मेजॉरिटी 80% प्रोसीजर जो मशीन के ज़रिए हो रहे हैं, जो रोबोट्स के ज़रिए हो रहे हैं, तो वो 24 आवर्स के अंदर 80% पेशेंट्स जो हैं उनके डिस्चार्ज किए जाते हैं कंपेयर टू व्हाट इज़ द डेटा इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट टाइम इज़ नॉट फार अवे, जब हम डेफिनेटली हमें भी इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, और जैसे जैसे हमारे पास भी टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी होगी तो ये चीज़ें आगे जो हैं हमारे लिए भी शायद पॉसिबल होंगी। सो सबसे बड़ा एडवांटेज जैसे हमने डिस्कस किया कि पेशेंट का जो स्कारस हैं, स्कारलेस सर्जरी होती है, ब्लडलेस सर्जरी होती है, यानी कि ब्लड का ज़ाया होना सर्जरी के दौरान वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेट सर्जरी होती है, कोलेट्रल डैमेजेस इसमें बिल्कुल नहीं होते हैं, और आपके पास जो मैग्नीफिकेशन है वो सर्जन को पूरा ये बताती है कि आपने कहाँ जाना है, किस एंगल जाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि रोबोट आपको एक 3 डायमेंशनल यानी कि 3D कैमरास के जरिए प्रोसीजर करवाती है। अगर हम इसको कंपेयर करें लेप्रोस्कोपी से, जो कि हमारे पास सिर्फ 2D कैमरास होते हैं, तो 2D कैमरास में जो डेप्थ परसेप्शन है वो हमारे पास इसमें नहीं होती है, जो कि हमारे पास रोबोट से जरिए होती है। सो पेशेंट का जो रिकवरी है वो बहुत क्विक होती है, हॉस्पिटल स्टे कम होता है और वो बहुत जल्दी से अपने काम के ऊपर वापस लौट जाते हैं। जिस लिहाज से रोबोटिक सर्जरी है तो ऑब्वियसली दिस इज one of the best surgery we can say as of now available for the patients। लेकिन मसला आता है फिर पैसे का डॉक्टर साहब, क्योंकि कॉस्ट की अगर हम बात करें तो क्या कन्वेंशनल सर्जरीज या लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज अफोर्डेबल है एक आम पेशेंट जो अगर जाना चाहे, BLK मैक्स या डॉक्टर शफीक साहब जो हमारे ताज हैं खासकर जम्मू कश्मीर के, तो आपके पास आना चाहें तो कॉस्ट रिलेटेड थोड़ा सा हमारे पेशेंट्स? जी बिल्कुल, ये काफ़ी गौर करने वाली बात है कि रोबोटिक सर्जरी या कोई भी टेक्नोलॉजी ऑलवेज़ कम्स विद द कॉस्ट टैग। तो वो ज़रूर हम कन्वेंशनल सर्जरी से अपरेंटली दिखने में शायद लगता होगा कि ये कॉस्टली है, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि लेट अस टेक ए एग्जांपल। अगर हम लोग एक कॉलिसिस्टेक्टमी करते हैं जो कि ओपन सर्जरी है, और एक मिनिमली इन्वेजिव लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं कॉलिसिस्टेक्टमी में, और मेरा मानना है कि जो लेप्रोस्कोपी का प्रोसीजर है वो 24 घंटे में पेशेंट घर जाएगा। उसके जो रिक्वायरमेंट्स होंगे एंटीबायोटिक्स के, रिक्वायरमेंट्स पेन किलर के, या फिर ये तो एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, किसी और सर्जरी जो मेजर सर्जरी और मर्जी सर्जरी मानी जाए, किसी कैंसर की सर्जरी है जैसे प्रोस्टेट कैंसर है, किडनी कैंसर है, तो आप देखें ओपन सर्जरी में आपको ब्लड लॉस होता है,
ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी, आपको पेन किलर उतने ज़्यादा चाहिए, आपको एंटीबायोटिक्स चाहिए, आपको हॉस्पिटल स्टे ज़्यादा चाहिए। और इसके अलावा बीइंग ए सर्जन, जो हमेशा हम लोग चाहते हैं कि हमारा पेशेंट जितना जल्दी आउट ऑफ द बेड हो और उतना ही उसके बॉडी जो है वो अपना फंक्शन करना शुरू करती है। और जब भी ओपन सर्जरी की जाती है तो पेशेंट का जो बेड स्टे है यानी कि हॉस्पिटल स्टे है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है कंपेयर टू द मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी जो कि रोबोटिक सर्जरी है। तो अगर हम ओवरऑल कॉस्ट निकालने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये रोबोटिक के जो एक्स्ट्रा 1000 या 100,000 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा जाते हैं, जिसको हम लोग अगर इन टर्म्स बोलें कि लाख या ₹1.25 जो एक्स्ट्रा जाता है कंपेयर टू द कन्वेंशनल सर्जरी, शायद वो जस्टिफाइएबल है डेफिनेटली। क्योंकि अगर पेशेंट आपका किसी भी हॉस्पिटल में 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा निकालता है तो ओवरऑल कॉस्ट मुझे लगता है कि शायद उतना ही पहुंचेगा जितना कि सब कोशिश पड़ के द्रोगुजी गसन सूग। एब्सोल्युटली सही बोल आपने कहा कि और उसको भी छोड़िए, कॉस्ट तो डेफिनेटली एक फैक्टर है ही है इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जिस पर्पज़ के लिए आए हैं क्या वो पर्पज़ आपका सही तरीके से हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो मुझे लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो फ्यूचर है वो सिर्फ रोबोटिक सर्जरीज़ का ही है। तो डॉक्टर साहब, अगर हम अपने मुल्क की बात करें, मुल्क हिंदुस्तान की, तो अभी क्या स्टेटस है खासकर रोबोटिक सर्जरीज़ का? शायद साहब हमारे, अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो नंबर 1 पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है इन टर्म्स ऑफ रोबोटिक्स, क्योंकि अराउंड 5000 एंड अबव रोबोट्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं यूएसए में। जी, सेकंड नंबर पे यूरोप आता है जो कि 3500 से ज़्यादा रोबोट्स जो हैं वहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं। लेकिन इंडिया के अंदर शायद हम अगर एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो हम शायद बाकी ममालिक से काफ़ी आगे हैं। हमारे देश में अप्रॉक्सीमेटली 200 प्लस जो इस वक्त तक 280 अप्रॉक्सीमेट नंबर है जो कि इंस्टॉल्ड है थ्रू आउट द कंट्री। जो सबसे यानी कि हम जो मशीन जो शुरुआत में आई तो वो डाविंची का टेक्नोलॉजी है जो कि यूएस ब्रांड है। लेकिन जब से उनका पेटेंसी 20 साल का ख़त्म हुआ उसके बाद में बहुत सारे नए रोबोट्स जो हैं वो मार्केट में हैं, जिसमें इंडियन मेड रोबोट जो है वो भी अभी इस वक्त मुझे लगता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो पास करके इस वक्त क्लिनिकल वर्क में आ चुका है। मैं आपको ये बताऊं कि हमारे BLK मैक्स में इस वक्त हमारे पास 5 रोबोट लगे हुए हैं, जिसमें 3 डाविंची हैं और एक इंडियन रोबोट है जिसका नाम SSI मंत्रा है। तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि अगर इसी तरह हमारे देश के अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती गई तो डेफिनेटली जो रोबोटिक सर्जरी है उसका, जैसे आपका सवाल था कि कॉस्ट फैक्टर, डेफिनेटली लेप्रोस्कोपी के जैसा आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम लोग एक आईफोन की बात करें तो आईफोन ऑब्वियसली जब यूएस से यहाँ तक आएगा या फिर जो भी है तो वो ब्रांड के हिसाब से उतना है। सिमिलरली डाविंची का जो हमारे पास ब्रांड है उसका जो कॉस्ट है डेफिनेटली इट्स नॉट चीप। एंड अगर हम लोग अभी इंडियन रोबोट की बात करें, इट्स ऑलरेडी इन द मार्केट। जैसे मैंने कहा कि हमारे BLK में ऑलरेडी एक यूनिट लग चुका है, तो ये डेफिनेटली कम्पिटिटिव होगा और डेफिनेटली हमारे मरीज़ जो हैं, हमारे पेशेंट जो हैं और हम सबको उस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर होगा, इम्प्रूव भी होगा दिन ब दिन। जी। तो JNK में क्या फ्यूचर है हमारा खासकर रोबोटिक सर्जरी का? डॉक्टर साहब, आप पे फ़र्ज़ भी है, कर्ज भी है, आप यहाँ के बेटे हैं हमारी सरजमीन के, तो जम्मू कश्मीर के लिए आपकी क्या 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 मिशन है? शायद साहब, मेरे अगर दिल की बात बोलेंगे तो मैं यहाँ से वापस कभी नहीं जाना चाहता। हालात ने जाने दिया, लेकिन बस सिर्फ इतना है कि शायद मैं भी उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एक रोबोट मशीन लगेगा। अच्छा। और हमें भी मौका मिलेगा। जी ज़रूर, बिल्कुल। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जिस दिन रोबोट यहाँ होगा उसका अगला सबसे पहला टिकट मैं लूँगा और मैं ज़रूर आऊँगा इंशाल्लाह। और अगर हम देखें, मुझे पूरी उम्मीद है शायद हमारी गवर्नमेंट ज़रूर इस बारे में ज़रूर सोच रही होगी, क्योंकि ये हमारे लोगों का भी हक है कि वो
आउट ऑफ द स्टेट्स अगर रोबोटिक सर्जरी के लिए ट्रैवल करते हैं तो हमारे घर में क्यों नहीं, हमारे घर में ज़रूर होना चाहिए। एंड मुझे उम्मीद है कि मुझे कुछ पीछे का एक याद पड़ रहा है, यहाँ पे हमारी कुछ 5 या 6 साल पहले एक या उससे भी ज़्यादा शायद एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस यूरोलॉजी की। तो उस समय पे हमारे एक चीफ़ मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने प्रॉमिस ज़रूर किया था कि वो शायद कहीं ना कहीं शेर कश्मीर में या फिर किसी भी और अदारे में रोबोट के बारे में ज़रूर सोचेंगे। मुझे उम्मीद है शायद इस बारे में ज़रूर लोग सोचेंगे। टेक्नोलॉजी की सबको ज़रूरत है, वाई नॉट जम्मू एंड कश्मीर। हमें भी वो चाहिए जो बाकी स्टेट्स में है। ज़रूर आएगा इंशाल्लाह, एक दिन आएगा तो हम ज़रूर बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खासकर रोबोटिक सर्जरी के हवाले से आज लोगों को आगाह किया। हम आपके मशकूर हैं, लेकिन जाते जाते ज़रूर अपने जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए एक पैगाम, खासकर यूरोलॉजी के रिलेटेड और जो किडनीज़ के रिलेटेड इश्यूज़ हैं हमारी जम्मू कश्मीर के आवाम के। मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ शायद मैंने JNK में, क्योंकि अब तो मुझे एक्सपीरियंस आउटसाइड JNK का, मैं लगभग अप्रॉक्सीमेटली 13 ईयर से दिल्ली NCR के अंदर काम कर रहा हूँ। शायद इंडिया के टॉप मोस्ट कॉरपोरेट सेक्टर में मैंने काम किया है ओवर द लास्ट 13 ईयर्स। एक मैसेज ज़रूर छोड़ूंगा यहाँ पे मैं अपने अवाम से, जम्मू कश्मीर के अवाम से, कि आप प्लीज़ 2 चीज़ ज़रूर करिए। पहला कि अपना हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करिए। क्यों? क्योंकि अगर हेल्थ है तो वेल्थ है। अगर हेल्थ के लिए हम लोग अपना 1 साल में एक प्रीमियम 15,000 10,000 का पे नहीं कर सकते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्लीज़ आप इसके लिए ज़रूर सोचिए, अपना हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करवाइए। ना सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि रोबोटिक सर्जरी, क्योंकि अभी तो बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस हैं जो कि रोबोटिक सर्जरी और कोई भी और कॉर्पोरेट, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हर जगह पे कहीं ना कहीं आपकी हेल्प ज़रूर हो जाएगी। लेकिन खुद का एक सपोर्ट एज़ फॉर द हेल्थ सिस्टम ज़रूर होना चाहिए, वो कि मैं कहूँगा कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका हेल्थ इंश्योरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में ये कहूँगा कि जैसे आपने किडनी के बारे में सवाल किया है, मैं ओवरऑल जर्नल बताना चाहूँगा कि अपने फैमिली को और अपने आप को हेल्थ चेकअप में ज़रूर लेके जाइए। हम स्पेशली हमारे जम्मू कश्मीर में शायद हेल्थ चेकअप का प्रिवेंटिव मेडिसिन यानी कि बीमारी को होने क्यों देना है, सबसे पहले तो हम उसकी जड़ से ही क्यों ना उसको देखें। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए ज़रूर जाइए, और वही शायद बीमारी को इनिशियल स्टेज पे पकड़ सकता है। तभी हम लोग इलाज करके उस मरीज़ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हल कर सकते हैं, ना कि तब बीमारी को पकड़ा जाए जब वो आखिरी स्टेज में हो। उस वक्त शायद साइंस भी मुझे लगता है कि ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती है। तो 2 चीज़ें, एक तो हेल्थ के ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट करिए और सेकंड अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर करवाइए, वही सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो बात कर रहे थे डॉक्टर शफीक अहमद, इनका ताल्लुक कश्मीर की सरजमीन से है और आज खिदमत कर रहे हैं पूरे मुल्क के लोगों की, और दिल्ली में BLK मैक्स हॉस्पिटल में एज डायरेक्टर काम कर रहे हैं। और लेकिन रोबोटिक सर्जरी की अगर हम बात करें या दुनिया के जब मुमताज़ और मारूफ सर्जन्स की हम बात करते हैं तो डॉक्टर शफीक अहमद का नाम सर-ए-फ़हरिस्त है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए दोस्तों।